नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम जुड़ते हैं अक्सर ईवीएस क्लास करने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक पर्यावरण पढ़ लिया है, पारिस्थितिकी पढ़ लिया है और पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, परितंत्र क्या होता है, कितने तरह के परितंत्र होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम जानना चाहेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से जो पिरामिड्स बनते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए मिलके सीखते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, फूड चेन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला होती क्या है? खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें जीव एक दूसरे के ऊपर पोषण स्तर पे बने हुए होते हैं, जिस क्रम में ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक जीव से दूसरे जीव के बीच स्थानांतरण होता है, वो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये कहता है कि एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो क्या है फूड चेन? क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी एंड न्यूट्रिशन ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर लिविंग बीइंग, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, ये किसके बीच में होता है? जैसे हमने देखा था जो परितंत्र होता है, परितंत्र में हमने देखा था कि उसमें दोनों तरह के घटक होते हैं, कुछ जैविक घटक होते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला बनती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जैविक घटकों के बीच में बनती है। और खाद्य श्रृंखला हमेशा जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल, जिसका मतलब क्या होता है? एक दिशी। एक दिशी, ये सिर्फ एक दिशा में इसका प्रवाह होता है। ठीक, जैसे हम अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो सबसे पहले क्या होगा कि जो ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है खाद्य श्रृंखला में, किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो मेन स्रोत होगा वो होता है सूर्य। ठीक, ये हो गया प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत। ठीक, अगले पेज पे हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है कि सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का आपका प्राथमिक स्रोत हो गया। ठीक है, इससे ऊर्जा लिया किसने? इससे ऊर्जा लिया उत्पादक ने। उत्पादक क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उत्पादक क्या होते हैं? जो पादप होते हैं, यानी जो वनस्पति जगत होता है वो आपका उत्पादक में आता है। तो ये हमने एक पेड़ मान लिया, ठीक है, उसने सूर्य से ऊर्जा ली, तो ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया आपका उत्पादक। उत्पादक, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक, अब इसने जो भी अपना भोजन तैयार किया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, सूर्य के द्वारा जो भी ये पेड़ है, ये पौधा जो है, ये सूर्य से जो भी ऊर्जा प्राप्त करता है और वायुमंडल में व्याप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके इसके द्वारा, और जो अपने जड़ों के माध्यम से ये भूमि के नीचे से जल लेता है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण, जो हमने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इस पूरी प्रक्रिया में सूर्य से ऊर्जा लेता है, सूर्य से ऊर्जा लेके अपना भोजन तैयार करता है। फिर इसको खाने वाले जो भी जीव होंगे वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ये किसमें ट्रांसफर होता है, किसमें स्थानांतरित होता है? ये होता है द्वितीयक उपभोक्ता में।
द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से फिर जो शीर्ष उपभोक्ता होगा, अच्छा ये जो हमने आपको एक खाद्य श्रृंखला बनाई, जो जनरल फॉर्मेट होता है कि सूर्य से ऊर्जा लिया, ये सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा किसने लिया? उत्पादक ने, उसने अपना एक भोजन तैयार किया और उसके ऊपर जो जीव निर्भर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। फिर आपके द्वितीयक तृतीयक, इसमें और भी चीजें हो सकती है, इसमें तृतीयक भी हो सकता है, तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकता है कई जगहों पे, ठीक। तो इसमें तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकता है, तृतीयक उपभोक्ता के बाद ये शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। तो ये जो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये आप कई जगहों पे पढ़ेंगे। इनको क्या कहा जाता है? इनको माध्यमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है, माध्यमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला हुई ये पूरी हुई। अब ये शीर्ष उपभोक्ता तक ऊर्जा का प्रवाह हो गया, ऊर्जा और पोषण तंत्र शीर्ष उपभोक्ता तक पहुंच गए। फिर जब शीर्ष उपभोक्ता एक समय के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहां से क्या होता है? किसका काम होता है? अपघटक का, अपघटक, जिसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर, ठीक। ये क्या करेंगे? ये शीर्ष उपभोक्ता के मरने के बाद इसमें कौन कौन सी चीज आती है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी अपघटक में आएंगी जो इस शीर्ष उपभोक्ता, यानी ये जब ये मृत हो जाते हैं तो ये मृत जीवों के ऊपर क्या होते हैं? अपनी ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। तो ये इनको सड़ा गलाकर इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसको वापस से मृदा के अंदर मिला देते हैं, या फिर जो भी कार्बनिक पदार्थ उससे रिलीज होता है उसको मृदा में मिला देंगे और मृदा में किस चीज का निर्माण हो जाता है? ह्यूमस का निर्माण हो जाता है और वापस से वो प्रकृति में मिल जाता है। तो इस तरह से एक पूरा एक साइकिल है। तो जो फूड चेन का हमने आपको एक जनरल डायग्राम बताया, उसमें बताया कि सूर्य से ऊर्जा लेते हैं उत्पादक, जिसमें आपके पेड़ पौधे घास, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? उत्पादक में आ जाएंगी। फिर उसके बाद से ये सारी चीजें जो उसके बाद आपका जो उपभोक्ता होता है उसको भी हमने आपको 3 में डिवाइड कर दिया है। एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो किसके ऊपर अपनी ऊर्जा के लिए? प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर होगा, वो कहलाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर अपनी ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए निर्भर करेगा। और फिर लास्ट में आपका शीर्ष उपभोक्ता आ जाता है, और जब ये मृत हो जाते हैं तो अपघटक का काम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक खाद्य श्रृंखला होती है उसकी शुरुआत होती है सूर्य से, और भोजन जो तैयार होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार होता है, और जो इसका आखिरी जो तत्व है वो क्या होता है आपका? वो आपका डिकम्पोजर यानी अपघटक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक जो हमने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का वह क्रम है जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरण होता है। यह एक रैखिक अनुक्रम है, यानी कि एक लीनियर अनुक्रम है कि वो एक दिशा में, अभी मैंने आपको बताया था कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में इसका प्रवाह होता है। जैसे हमने मान लिया कि ये घास है, ठीक, इस घास को किसी टिड्डे ने खाया, ठीक, उस टिड्डे को किसी मेढक ने खाया, मेढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया बाज ने, ठीक। तो ये घास क्या हुआ? ये घास जो है आपका, ये हो गया आपका उत्पादक। इस खाद्य श्रृंखला में ये घास जो है वो उत्पादक हो गया। फिर उसके बाद से टिड्डा जो है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक जो है वो आपका क्या हो गया? ये आपका द्वितीयक यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। फिर मेढक को किसने खाया? सांप ने खाया, और ये आपका क्या हो गया? तृतीयक यानी टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता हुआ। और लास्ट में ये जो है आपका बाज क्या है? ये टॉप यानी शीर्ष स्तर का उपभोक्ता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि घास से ऊर्जा किसको मिली? घास से ऊर्जा मिली टिड्डे को, टिड्डे से मिली मेढक को, मेढक से मिली सांप को, और सांप से मिली बाज को।
लेकिन इसकी जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा है वो आपकी कहां से कहां है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा घास से लेके बाज तक है। ये उल्टा नहीं आता है, ठीक है, ये दो तरफ नहीं है, ये सिर्फ एक ही दिशा में है, ये नहीं होगा, ठीक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, यानी एक दिशीय है ये। तो खाद्य श्रृंखला अभी तक आपको समझ आ गया होगा, एक आपको हमने एक ये उदाहरण से समझा दिया कि इसमें जो है घास है, टिड्डा के बाद मेढक, और मेढक से ऊर्जा मिलेगी सांप को, सांप से ऊर्जा मिलेगी बाज को। अब जो है इसमें मैंने आपको यह भी बताया था सूर्य ऊर्जा का क्या है, प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के मुख्य घटक में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला घटक होता है सूर्य, जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। फिर उसके बाद से आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सूर्य का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करेंगे और ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ऊर्जा और पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं, इसमें क्या आते हैं, पौधे और शैवाल आते हैं, ठीक है, ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर आपका आता है उपभोक्ता, जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, जब इसको हम और डिवाइड करेंगे, इसको हम शाकाहारी कहते हैं, ये पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये सीधे उत्पाद को यानी पौधों को खाते हैं। जैसे कौन कौन से इसके उदाहरण है, हिरण हो गया, गाय हो गया, और भी उदाहरण आप देख लीजिए, खरगोश है, ठीक। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो सिर्फ शाकाहारी जीव जंतु हैं, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद से आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, जो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वो अपने ऊर्जा और अपने जीवन के लिए किसके ऊपर निर्भर करेंगे, वो निर्भर करते हैं इन शाकाहारी जीवों पे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे सांप है, मैंने अभी आपको बताया था, सांप हो गया, बाज हो गया, या जो भी मांसाहारी जीव जो भी होता है, वो सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती हैं, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो सर्वभक्षी होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि आपने इन सब के बारे में बता दिया, शेर बाघ, लेकिन मनुष्य किसमें आता है। अब मनुष्य किसमें आता है, यह जानने के लिए निर्भर करता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, वो किस प्रवृत्ति का मनुष्य है। मनुष्य जो है, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी हैं वो आपके किस में आएंगे, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, और जो मांसाहारी होते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, वो द्वितीयक उपभोक्ता में या फिर माध्यमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे, ठीक है। फिर तृतीयक उपभोक्ता मैंने आपको बताया, जो अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, ठीक है, वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और लास्ट का इसका क्या है, डिकम्पोजर। मैंने अभी आपको एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट बना के समझाया था कि सूर्य से शुरू होती है और आखिर में किस पे जाती है, मृत जीवों, अब घटक पे जाती है, जो मृत जीवों और अवशिष्ट पदार्थों को सला कराकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक, ठीक है। और किसका निर्माण करते हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करेंगे, ठीक। किसका निर्माण करेंगे, ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, पूरे जो हमारा परितंत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, पूरे परितंत्र में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है अपघटक की होती है, ठीक। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बहुत छोटे 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 बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है। तो अपघटक की संख्या सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे पोषण स्तर के बारे में, ये क्या हुआ, ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ गया। लेकिन हम पोषण स्तर के बारे में जब पढ़ेंगे तो पोषण स्तर में क्या होगा, पोषण स्तर में हम अपघटक को नहीं गिनते हैं। क्यों, क्योंकि अपघटक किसके ऊपर निर्भर करते हैं, अपघटक मृत जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए हम पोषण स्तर में अपघटक को नहीं गिनते हैं। हम पोषण स्तर में सिर्फ शीर्ष, पोषण स्तर में क्या होता है, जैसे पोषण स्तर में आपका सबसे पहले उत्पादक, पोषण स्तर के बारे में जो हम बात करेंगे, उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और शीर्ष उपभोक्ता, ठीक। उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से शीर्ष, ठीक है।
तो इसमें जब हम, ये क्या है आपका, ये आपका है पोषण स्तर, पोषण स्तर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है, जो पोषण स्तर होता है, इसमें मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि जैसे उत्पादक है, ये हो गया पहला। ठीक, दूसरा हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। सिर्फ ये दोनों रहेंगे तो आपका 2 स्तर का पोषण स्तर हो जाएगा, दो पोषण स्तर हो जाएंगे। ठीक, अब इससे जब ऊपर जाएगा तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम हो सकता है 5। ठीक, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पोषण स्तर की बात कि यहां से पोषण ऊर्जा का प्रवाह कितना होगा। अब हम आगे देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला काम कैसे करती है। मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा, सबसे पहली चीज उसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कहां से होता है, ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से शुरू होता है। सूर्य अपनी ऊर्जा किसको देता है, उत्पादकों को देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो स्वपोषी भोजन तैयार करते हैं। जैसे आपके क्या हो गए, पादप जगत हो गया और आपका शैवाल हो गए। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको उत्पादक कहते हैं। तो वो आपके किस में आ गए, वो सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, भोजन को तैयार करेंगे और उनको जो खाएगा फिर उससे ऊर्जा दूसरे जीव में स्थानांतरित होगी। फिर उसके बाद से उस जीव को कोई और दूसरा जीव खाएगा तो उसके अंदर भी फिर ऊर्जा का कुछ प्रवाह होगा। लेकिन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास भी होता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे कि जो एक लिंडमैन साहब थे, उन्होंने 10% का नियम दिया था। तो लिंडमैन साहब के हम 10% के नियम के हिसाब से देखेंगे कि जो ऊर्जा का क्षय होता है वो 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है एक ही पोषण स्तर में। ठीक है, तो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कितनी ऊर्जा जाती है, सिर्फ और सिर्फ 10% जाती है। ठीक है, वे 1942 में सर रेमंड लिंडमैन ने इसका आविष्कार किया था या इसकी खोज की थी। उन्होंने ये विचार प्रकट किया था जो अभी आज के टाइम पे सर्वमान्य है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इसमें काम करने का जो तरीका है वो पहला क्या है, पहला है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों में आती है, फिर जब एक जीव क्या करेगा, दूसरे को खाता है तो ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है। अभी मैंने आपको बताया कितनी ऊर्जा जाती है लिंडमैन साहब के हिसाब से, 10% ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जब वो बदलता है, अगले जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है उसमें जब हम उत्पादक से प्राथमिक में जाते हैं तो उत्पादक, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि लेट्स से कि उत्पादक जो है 10,000 जूल की उत्पादन किया था उत्पादक। ठीक है, तो उसमें से 10,000 में से जब उसको कोई टिड्डा या कोई खरगोश खाता है तो उसके अंदर कितना जाएगा, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, तो वो उसमें जाएगा ऊर्जा। तो ये हो गया पहला काम। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है पोषण स्तर, जो मैंने अभी आपको समझाया कि प्रत्येक स्तर एक पोषण स्तर को दर्शाता है और ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवाहित होती है जो खाद्य श्रृंखला में जीवों की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि पोषण स्तर कहां तक जाता है, पोषण स्तर आपका उत्पादक से लेकर के शीर्ष उपभोक्ता तक जाता है। ठीक है, लेकिन खाद्य श्रृंखला आपकी वो सूर्य से लेके शुरू होती है और कहां तक जाती है, वो अपघटक तक जाती है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा सभी लोगों को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कहां क्या चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, और तो उसके बारे में हम आपको अगली क्लास में जब भी हम लोग जुड़ेंगे तो उसके बारे में आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको सबको समझ आ गया कि पहला चीज क्या काम करती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। दूसरा क्या होता है, पोषण स्तर, पोषण स्तर को दर्शाता है। और तीसरा जो है, इसमें हम एक उदाहरण जो अभी मैंने आपको समझाया था कि सामान्यतः क्या होता है कि एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है जिसमें उत्पादक से लेके, जैसे घास है, ठीक है, घास क्या हो गया, उत्पादक हो गया, उसको किसी टिड्डे ने खाया, वो क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर उसको, उस टिड्डे को किसने खाया, उस टिड्डे को खाया एक मेंढक ने, ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। फिर इस मेंढक को किसने खाया, एक सांप ने खाया, ये आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। फिर इसको एक बाज ने खाया, ये आपका चतुर्थक उपभोक्ता हो गया। और यही आपका क्या हो गया, शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। तो ये, अच्छा,
चलिए अब इसमें आप लोग ये बताइए हमको कि ये जो हमने बनाया है ये कितने, इसमें पोषण स्तर कितना है। तो पोषण स्तर आप काउंट कर लेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक, तो मैक्सिमम पोषण स्तर कितना हो सकता है, 5 इसका, और इसके बाद पोषण स्तर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम जो पोषण स्तर है, ट्रॉपिक लेवल जो है मैक्सिमम, वो 5 ही हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे फिर उसी का एक पिक्टोरियल जो है वो चित्र के माध्यम से बनाया हुआ है कि सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा लेकर के, और जो जमीन है, जमीन के नीचे ये क्या है आपका, ये आपका है ग्रास, यानी घास है ये। ठीक, ये घास है। तो सूर्य की ऊर्जा लेकर के और जो घास है, इससे ये क्या करेगा, अपना भोजन तैयार करेगा ये घास, और इसका इस्तेमाल जो है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी ये क्या है, ये ग्रासहोपर, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में कहते हैं टिड्डा। और ये क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, इसका मतलब क्या, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इस टिड्डे का सेवन कौन करता है, इस टिड्डे का सेवन करता है एक मेढक। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस मेढक का क्या कौन करेगा, इस ये मेढक किसका भोजन बन जाता है, ये सांप का भोजन बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टर्शियरी यानी तृतीयक, तृतीयक हो गया। ठीक है, फिर इस सांप को एक बाज खा लेता है, तो ये आपका हो गया चतुर्थ यानी फाइनल कंज्यूमर या शीर्ष उपभोक्ता। ठीक, चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद से इसमें जब ये मर जाएगा तो ये जो फंगी है यानी जो शैवाल है, ठीक, और बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया जो भी हैं, ये सारे मिलके क्या करेंगे इसका, चलिए तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से ये आपका पूरा क्या हो गया, एक खाद्य श्रृंखला बन गई जो सूर्य से चालू होके कहां पे, डिकम्पोजर यानी अपघटक पे खत्म हो गई। ठीक, और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक आपसे जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें ना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर होगा। कई बार आपसे क्या पूछ लेता है, कई बार आपसे जनरल टर्म पूछ लेता है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए इसमें से कौन सा सही है, जो खाद्य श्रृंखला का कौन सा सही क्रम है। इसमें क्या है, क्रम ही पूछता है, ज्यादातर क्रम ही देता है। तो उसमें क्रम में क्या हो जाएगा, उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से माध्यमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता से आपका शीर्ष उपभोक्ता, उसके बाद से अपघटक। ठीक है, कई बार इतना दे देगा, कई बार सिर्फ इतना ही दे देता है, उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक। ठीक, अच्छा, कई बार माध्यमिक उपभोक्ता दे देता है। तो मैंने अभी आपको बताया जो प्राथमिक उपभोक्ता के बाद जो भी लेवल है आपका तृतीय, द्वितीयक, तृतीयक, वो आपका क्या कहलाता है, वो माध्यमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। ये समझ आ गया ना सबको। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है कि ये एक खाद्य श्रृंखला है जो क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर होता है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है क्रम वाइज ये डिफरेंट डिफरेंट क्रम में जाता है। ठीक, ये हो गया आपका खाद्य श्रृंखला। अब हम देखते हैं खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल, खाद्य जाल जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फूड वेब। ठीक, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब कुछ नहीं है। फूड वेब अभी हमने जो खाद्य श्रृंखला पढ़ा है, उसी खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला क्या थी आपकी, खाद्य श्रृंखला वो चीज थी जिसमें हम एक उसमें देख रहे थे कि एक सिंपल कहां से शुरू हो रहा है आपका एक खाद्य श्रृंखला, जब जब कई खाद्य श्रृंखला परस्पर आप जुड़ी हो, जब कई खाद्य श्रृंखला परस्पर जुड़ी हो तो वो एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक, इसके एग्जांपल में आपको समझाता हूं मैं कि एक ब्लैंक शीट लेते हैं। ठीक,
जैसे हमने देखा कि एक ये पेड़ था, ठीक है, ये कोई घास ले लिया, ठीक, ये एक ये गाजर का पेड़ है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि इस पेड़ से ऊर्जा प्राप्त की, इसको खाया किसी टिड्डे ने, टिड्डा नहीं, ये पेड़ है, इसको खाया किसी, आ गया, हाँ, इसको खाया किसी चूहे ने, ठीक। इस घास को खाया किसी टिड्डे ने, ठीक। इसको खाया एक खरगोश ने, ठीक है। चूहे को खाया सांप ने, ठीक है। टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, ठीक है। खरगोश को खाया किसने, खरगोश को खा लिया मान लेते हैं हम एक लोमड़ी ने या भेड़िए ने, ठीक है। खरगोश को खाया एक भेड़िए ने। अब भेड़िए सांप को खाया एक शेर ने, शेर मान लेते हैं, चलिए, और भेड़िए को भी शेर खा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा, अब इसमें आप देखेंगे तो तीन अलग अलग खाद्य श्रृंखला हैं, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला आपकी बनती है ये पेड़, पेड़ से चूहा, चूहे से सांप, सांप से शेर, ठीक है। दूसरी खाद्य श्रृंखला बनती है घास, घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप, सांप से शेर, ठीक है। तीसरी बनती है गाजर, गाजर से खरगोश, खरगोश से भेड़िया, भेड़िए से शेर, ठीक। इसमें क्या हुआ कि ये सारी आपस में जुड़ गए, ठीक है, ये सारे आपस में जुड़ गए। अब इसमें जब ये तीन कई अलग अलग आपस में जो जुड़े हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कई खाद्य श्रृंखला जब आपस में मिल जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। ये एक जाल का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। कोई इधर से उधर से कहीं से कोई किसी को खा रहा है, और लास्ट में क्या होगा, जो शीर्ष उपभोक्ता होगा वो सब में कॉमन आ जाएगा, या फिर इधर उधर शीर्ष उपभोक्ता कोई एक हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपका खाद्य जाल कहलाएगा। चलिए, अब देखते हैं खाद्य जाल क्या होता है। कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला के समान ही होता है, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको एक डायग्राम से समझा दिया कि होता तो उसके समान ही है, सब में जो है खाद्य श्रृंखला ही है। अभी मैंने आपको तीन खाद्य श्रृंखला बताया था जो किसी न किसी रूप से आपस में जाके ऊपर के लेवल में कहीं ना कहीं जाके जुड़ गई थी, तो वो एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। होती क्या है, ये खाद्य श्रृंखला के समान होती हैं, लेकिन खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला की अपेक्षाकृत बड़ा होगा। कभी कभी एक ही जीव कई शिकारियों द्वारा खाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये हमने जो अभी पिछला देखा था, इसमें क्या होगा, ये सांप जो है, ये चूहा सांप भी खाता है, चूहा मेंढक भी खाता है, और ये भी हो सकता है कि जो सांप है ये सीधा खरगोश को सीधा खा ले, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका अन्य जीवों को कई अन्य जीवों को खा जाता है, इस कारण कई पोषी स्तर आपस में जुड़ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह को सही ढंग से प्रदर्शित करने में विफल रहती है। क्यों विफल रहती है, क्योंकि वो आपस में कई सारे लिंक हो जाते हैं, वो बहुत जटिल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम जो है ऊर्जा का प्रवाह ठीक तरह से समझा नहीं पाते हैं। इसके लिए हम उसको सिंप्लीफाई जब कर देते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में वो खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जब कई सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाएंगी तो वो खाद्य जाल का निर्माण कर देंगी। चलिए, ये समझ आ गया होगा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि खाद्य श्रृंखला इंपॉर्टेंट क्यों है, खाद्य श्रृंखला का महत्व क्या है। महत्व क्या है खाद्य श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला का महत्व है कि ये पारिस्थितिकी संतुलन को, पारिस्थितिकी संतुलन का, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। इससे आपका क्या तात्पर्य है भाई, पारिस्थितिकी संतुलन को क्यों कैसे बनाए रखती है। अगर हम देखते हैं कि सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे, उसके प्राथमिक उपभोक्ता नहीं रहेगा, या फिर सिर्फ जो है पेड़ पौधे उत्पादक है और प्राथमिक उपभोक्ता है, तो
ये जो बाकी हैं द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता ये नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, और इनकी संख्या जो है ज्यादा होती जाएगी और उनकी संख्या जो है कम होती जाएगी, और जब दूसरे चीजों की संख्या कम होती जाएगी तो क्या होगा कि पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हर जीव का कोई ना कोई उद्देश्य है, किसी न किसी कार्य से वो इस पृथ्वी पर है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का जो महत्व है वो क्या है, वो परितंत्र के संतुलन को बनाए रखना या फिर पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखना है, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो खाद्य जाल समझाया था उसका एक जटिल रूप है कि सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे ये मक्का है, मक्के को ये ऊपर बैठा ये टिड्डा, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इस पे बैठी तितली, ठीक है, या फिर ये भी एक फूल है उस पे एक तितली बैठती है, इस और ये कुछ फल है, फल के ऊपर कोई मक्खी बैठी है। अब क्या होगा कि इसका एक मैं सिंपल देखूं तो ये टिड्डा है, टिड्डे को चूहा खा सकता है, टिड्डे को मेढक खा सकता है, ठीक, एक ही जीव को दो अलग अलग जीव खा सकते हैं, ठीक। अच्छा, इन दोनों को एक सांप खा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये आपका हो गया एक खाद्य श्रृंखला, ठीक। फिर अगर मैं यहीं से बनाऊं आपका ये एक दूसरा खाद्य श्रृंखला हो गया, तो ये दो तो ये यहीं पे जुड़ गए आपस में, ठीक है। अब ये तीसरा जो तितली वाला है, इस तितली को ये मेढक खा सकता है, ठीक है, या फिर इस तितली को ये ड्रैगन फ्लाई खा सकती है, ठीक है। अब इस मेढक को जो है सांप भी खा सकता है और इस मेढक को डायरेक्ट जो है ये चील भी खा सकता है। ये क्या है, ये चील है, ठीक। अब इस सांप, ये जो चील है, अब इस चूहे को ये इधर से ये लोमड़ी, ये जो भेड़िया है ये खा सकता है, ठीक, और ये सांप को भी खा सकता है, इस सांप को डायरेक्ट चील भी खा सकता है। तो इस तरह से मतलब ये एक पूरा जटिल तंत्र है, ठीक है, जिसको हम खाद्य जाल कहते हैं। ये पूरा एक जाल का निर्माण करता है, इसमें कई सारे आपके ये पूरे डायग्राम को आप देखेंगे और एक एक करके इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ नहीं तो भी आपके 6 से 7 जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो ये कई सारे खाद्य श्रृंखला मिलके किसका निर्माण करते हैं, एक खाद्य जाल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, समझ आ गया होगा सबको। तो अब इसके बाद से हम देखते हैं कि यहां पे अभी मैंने आपको जो बताया था थोड़ी देर पहले कि जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऊर्जा के प्रवाह एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर का जो जीव होता है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा और जो पोषक तत्वों का प्रवाह होगा वो कितना होगा, वो जब एक से दूसरे में जाता है तो सिर्फ 10% ही जाता है। इसका जो सर्वप्रथम जो इस का ये सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो सर लिंडमैन ने दिया था, जिनका नाम क्या है, रेमंड लिंडमैन, ठीक है। इन्होंने बताया था कि एक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब जाता है तो सिर्फ 10% जाता है और जो पहला स्तर होता है उसमें 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ठीक है, यानी 90% ऊर्जा उसमें समाप्त हो जाती है। तो लिंडमैन साहब का सिद्धांत ये कहता है कि यह नियम बताता है एक खाद्य श्रृंखला में जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है और शेष 90% ऊर्जा का इस्तेमाल किस किस कार्यों में हो सकता है, श्वसन में और आपका चयापचय में, ठीक है, या फिर अपघटन में, यानी बहुत सारी प्रक्रिया है जो वो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु अपने जीवित रहने के लिए करते हैं, जिसमें वो किसका ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो उन सारी प्रक्रिया में क्या होता है कि 90% ऊर्जा का इस्तेमाल हो जाता है और जो 10% जो स्टोर होती है उसका क्या होगा, वो अगले पोषण स्तर तक पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए, तो अंग्रेजी वालों के लिए बता दें कि लिंडमैन का जो सिद्धांत था उसमें ये लिंडमैन साहब ये कहते हैं कि 10% ऑफ द एनर्जी रीचेस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी रीचेस, रेस्ट 90% आर यूज्ड एंड in the process of respiration, decomposition and metabolism of the body of the tropic level, ठीक है। चलिए, 90% ऊर्जा का श्वसन यानी रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन, अपघटन डिकम्पोजिशन और चयापचय यानी आपका मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, इसमें आपका इस्तेमाल हो जाता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की नींव रखी है इसने। ठीक, अब इसमें हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा उत्पादक है यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो किसके माध्यम से करता है, लाइट एनर्जी यानी सूर्य। ये क्या है, लाइट एनर्जी कहां से मिलती है आपको, सूर्य से मिलती है। ठीक, सूर्य से मिलती है। तो यहां पे सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, सूर्य जो है आपका क्या है, प्राथमिक स्रोत है। चलिए, प्राथमिक स्रोत है ये। ठीक, अब यहां से ये जो पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक हैं वो क्या करेंगे, ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अपना भोजन बनाएंगे और उस भोजन में से हम लेट्स से कि ये 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो जब ये इस ट्रॉपिक लेवल से उत्पादक से जब ये प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, जिसमें आपका ये चूहा टिड्डा और ये बहुत सारी मक्खियां हैं, चींटी है, टर्माइट है, तो ये सारी चीजों में जब ये जाएगा तो यहां से ऊर्जा कितना जाएगा, उत्पादक से ऊर्जा जाएगा सिर्फ 10%। यानी यहां अगर 20,000 किलो कैलोरी था तो यहां जब वो पहुंचेगा तो वो 2,000 किलो कैलोरी ही प्राथमिक उपभोक्ता तक जाएगा। ठीक है, फिर यही प्राथमिक उपभोक्ता से जब ये द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा तो वो 2,000 किलो कैलोरी ना जाके सिर्फ कितना जाएगा, 200 किलो कैलोरी जाएगा। फिर जब ये इसका जो भोजन के रूप में जब ये सांप वगैरह ये जो तृतीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में जो आते हैं, श्रेणी में जो आते हैं, इनको कितनी ऊर्जा मिलेगी, ये 200 का 10% हो जाएगा, वो हो जाएगी 20 किलो कैलोरी। और जब ये शीर्ष लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको कितनी मिलती है, 2 किलो कैलोरी ही मिलती है। तो ये तो हो गया आपका ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है, यानी लिंडमैन साहब का सिद्धांत है कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष बचे जो 90% हैं वो उसी पोषण स्तर में इस्तेमाल हो जाती है, श्वसन की प्रक्रिया में, अपघटन की प्रक्रिया में, चयापचय की प्रक्रिया में या फिर अन्य प्रक्रिया में। और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह किस रूप में उत्सर्जित होती है, वह ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्मा के रूप में यानी हीट के रूप में। ठीक है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका लिंडमैन साहब का सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो पिरामिड्स हैं, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, इसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड्स। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड। अब ये पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ठीक, पहला पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो क्या होता है आपका, वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा क्या होता है, संख्या का पिरामिड। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा आपका जैव भार का होता है, जैव भार का पिरामिड होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में एनर्जी पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। कई बार आपसे अंग्रेजी शब्द पूछ लेता है तो आपको अंग्रेजी शब्दों का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको ये हिंदी में नहीं देगा, ऑप्शन में सिर्फ अंग्रेजी में दे देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पिरामिड आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा। ठीक है, अब जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा आपका, चाहे वो आपका जलीय परितंत्र हो या आपका स्थलीय परितंत्र हो, वो होता है आपका सीधा। ठीक, अंग्रेजी में कहें तो अपराइट। कैसा होगा, सीधा यानी अपराइट होगा। ठीक, इसमें सबसे निचले स्तर पर आपके क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक, फिर उसके ऊपर क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। उससे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, उसके ऊपर आपका टर्शियरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता। फिर आपका क्या होता है, टॉप लेवल कंज्यूमर
यानी आपका शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। अभी हमने आपको बताया था, लिंडमैन साहब का सिद्धांत समझाया था। तो उस लिंडमैन साहब के सिद्धांत में क्या है कि उस लिंडमैन साहब के सिद्धांत को ही ये फॉलो करता है कि ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगी वो उत्पादक के पास होगी। फिर जैसे जैसे पोषण स्तर में वो ऊपर की तरफ जाएगा ऊर्जा कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लिंडमैन साहब के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। तो हमने अभी आपको एक एग्जांपल जो बताया था थोड़ी देर पहले, यहां मान लीजिए 20,000 जूल, 20,000 जूल का यहां पे अगर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा? सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पादक अगर 20,000 जूल का निर्माण करता है, तो जब वो इस पोषण स्तर से, कहां से? उत्पादक से जब प्राथमिक में जाएगा, जब प्राथमिक में जाएगा तो कितना जाएगा? इसका सिर्फ 10% ही जाता है। तो ये 20,000 से जब यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा आपका 2,000 जूल। ठीक, फिर जब ये प्राथमिक से द्वितीयक में जाएगा तो यहां पे कितना पहुंचेगा? तो यहां 200 जूल ही पहुंचेगा। ठीक है, फिर इस तृतीयक में जाएगा तो 20 जूल पहुंचेगा, और जब शीर्ष के पास जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 जूल ही पहुंचता है। तो यानी कि जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं पिरामिड में, तो ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। और ऊर्जा चाहे आपकी स्थलीय हो चाहे आपका जलीय हो, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में क्या होते हैं? ऊर्जा जो होगी नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊर्जा कम होती जाएगी, यानी कि उसमें सिर्फ 10% ही जाता है। ये सिद्धांत हमको दिया था लिंडमैन साहब ने। ठीक है, 1942 में सर रेमंड लिंडमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, चलिए, ये तो हो गया आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं आपका पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक, पिरामिड ऑफ नंबर भी आपका सेम है दोनों केसेस में, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। ठीक, उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर की उससे थोड़ी कम, सेकेंडरी की उससे थोड़ी कम, और टर्शियरी की उससे कम, और शीर्ष की सबसे कम, शीर्ष की सबसे कम। ठीक है, तो ये भी आपके दोनों केसेस में सेम है। जैसे हमने मान लिया कि यहां उत्पादक जो है वो 10 लाख है। ठीक, तो प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या कितनी हो जाएगी? वो करीब हो जाएगी आपकी 1 लाख। ये हो जाएगी आपकी 10,000, ये हो जाएगी आपकी 1,000, और ये हो जाएंगे आपके 100। ठीक, तो ये भी आपका सेम ही है। जैसे यहां पे हमने ले लिया उत्पादक में पेड़ पौधे घास, ठीक है, जितने भी स्वपोषी होते हैं वो सारे आपके उत्पादक में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद से प्राइमरी कंज्यूमर में हमने आपका ले लिया, टिड्डा ले लिया, मेंढक ले लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, खरगोश हैं, जो भी चीज, कोई भी जीव अगर पूरी तरह से अपनी ऊर्जा और पोषण के लिए पादप पे यानी उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, और जब वो द्वितीयक उपभोक्ता कब होगा? द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता वो होता है जो अपनी ऊर्जा एवं पोषण तत्वों के लिए प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करेगा, तो वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता जो इनके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो भी आपका कैसे होता है? पिरामिड ऑफ नंबर भी आपका अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। ठीक, अब हमारे पास जो तीसरा बचता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, ये तो लिंडमैन साहब का वो मैंने आपको बता दिया कि ऊर्जा स्थानांतरण। ठीक है, चलिए, ये आप समझ चुके हैं सब लोग। महत्व क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड और ऊर्जा की प्रवाह की अक्षमता को समझाता है। ठीक है, लिंडमैन साहब का जो सिद्धांत था, ऊर्जा स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ही जाएगा, और ऊर्जा का क्षय 90% ऊर्जा जो है श्वसन, मेटाबॉलिज्म और अन्य प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ, अब जो तीसरा है वो आपका क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास।
अभी तक जो आपने देखा था पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर, वो दोनों ही तंत्रों में, परितंत्रों में, किस एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय हो चाहे जलीय हो, दोनों में सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं। परंतु जो बायोमास है यानी जैव भार का जो पिरामिड है, वो जैव भार का पिरामिड दोनों में अलग अलग होता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं यानी स्थलीय की बात करते हैं, तब तो ये सीधा होगा, ठीक है। अपराइट पिरामिड सीधा, सीधा किसमें होगा? स्थलीय में, स्थलीय परितंत्र में सीधा होगा, ठीक। और उल्टा किसमें होगा? उल्टा होगा आपका ठीक है, उल्टा किसमें होगा आपका? उल्टा होगा जब हम जलीय की बात करेंगे, जलीय परितंत्र में उल्टा होगा। अच्छा, इसमें कैसे क्या होता है? इसमें जो जैव भार है यानी कि जो हमने टोटल उत्पादन किया है, बायोमास जो स्टोर होता है, उसके बारे में हम यहां जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी भोजन बनाया है उस और तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका बायोमास कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो पादप उत्पादक जो है, यानी यहां मान लीजिए ये 1000 किलो है, ठीक है, प्रोड्यूसर में। जब हम स्थलीय की बात करते हैं, उत्पादक ने 1000 किलो में 1000 किलो का बायोमास है, यानी जैव भार उसका 1000 किलो का है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो आपका कम होता जाएगा, ठीक। जब प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा तो वो आपका 100 किलो हो जाएगा, जब द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा 10 किलो हो जाएगा, और शीर्ष लेवल पे पहुंचते पहुंचते वो एकदम कम हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से, तो ये तो हो गया आपका स्थलीय का। स्थलीय में मैंने आपको बता दिया सीधा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होता है? ये आपका कम होता जाता है, ठीक। अब जब हम इसमें देखते हैं, जब जलीय का देखेंगे यानी एक्वेटिक का देखेंगे, तो इसमें इन्वर्टेड पिरामिड यानी उल्टा पिरामिड बनता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका जैव भार सबसे कम होता है, फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो उसका जैव भार बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लिया हमने कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यहां पे क्या क्या हो सकते हैं एक्वेटिक में? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पादप प्लवक, पादप प्लवक, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? आपके शैवाल हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें इसके प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। फिर जो आपका किस में जाएगा? इससे जब ये छोटी छोटी मछलियां जो इसका जो हर्बीवोरस होती हैं यानी शाकाहारी मछलियां होंगी, जब इसका वो करेंगी तो उसका जैव भार ज्यादा हो जाएगा। यानी इसका मान लीजिए ये 4 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर था, तो ये बढ़ के कितना हो गया है? 8 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। फिर उससे ऊपर जो छोटी मछलियां हैं उसको कोई बड़ी मछली डॉल्फिन खाती है मान लीजिए, ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा? 12, ठीक। अब मान लीजिए इसको एक स्तर और ऊपर कर देते हैं, शार्क वगैरह इसको खाती है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका भी आपका मान लेते हैं हम 16 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो मैक्सिमम जो पोषण स्तर है वो मैंने आपको बता दिया था, मैक्सिमम पोषण स्तर कितना हो सकता है? 4 से 5 हो सकता है। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि आपका खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के में आते क्या क्या चीज है, उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है, खाद्य जाल किस तरह से निर्माण होता है खाद्य जाल का, और हमने जो तीनों तरह की पारिस्थितिकी पिरामिड होती है वो तीनों तरह की पिरामिड हमने देख लिया। ऊर्जा का पिरामिड भी देख लिया, संख्या का पिरामिड भी देख लिया, और हमने क्या देख लिया? उसके बाद से हमने ये भी देख लिया है कि जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, स्थलीय में सीधा होगा और जलीय में उल्टा होगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? अच्छा, वो किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो वो परजीवी तो हो नहीं सकता है, ठीक है। सभोजी हो सकता है, मृतोपजीवी तो यानी कि वो क्या कह रहा है? बिना किसी लाभ लिए, तो मृतोपजीवी भी सोचा जा, सहजीवी, तो ये जो आपका हो जाता है ये आपका सहभोजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक जो प्रश्न दिया है आपका ये, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़ा हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल बताना है, यानी हमें पोषण स्तर बताना है। तो इसके लिए आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो जो पिरामिड है वो आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कह रहा है? मोर सांप को खाता है, यानी और सांप कीड़े को खाता है और कीड़ा हरे पौधे खाता है,
तो हरे पौधे जो है वो सबसे नीचे हो गए, ठीक। तो यहां हो गया हरा पौधा, ठीक है। यहां हो गया आपका, इसको मिटाते हैं, ठीक। चलिए यहां हो गया हरा पौधा। हरे पौधे कौन खा रहा है? हरा पौधा को खा रहा है कीड़ा, ठीक। अब कीड़े को कौन खा रहा है? कीड़े को सांप खा रहा है, कीड़े को सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है, ठीक है। सांप को मोर खा रहा है। तो इसमें हमें बताना क्या है? हमें बताना है मोर का पोषण स्थल। तो मोर का पोषण स्तर क्या हो जाएगा? मोर का क्या हो जाएगा? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। यानी इसमें क्या है कि ये प्राथमिक उपभोक्ता तो नहीं, ये तो हो गया आपका उत्पादक, ये हमने आपको बताया था प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक है, और ये शीर्ष हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो मोर कहां बैठा हुआ है? मोर आपका बैठा हुआ है, यहां पे हमने आपको बना के दिखा दिया। मोर किस पे बैठा है? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मैंने आपको बताया था कि जो भी पेड़ पौधों पर निर्भर करेगा वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ऑप्शन में? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम चरण, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होंगे भाई? ठीक है, उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होंगे? सबसे निचला क्या होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो होगा वो मांसाहारी होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी जीव का मांस खा के अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, इसलिए वो आपका मांसाहारी में आएगा। तो इसमें जहां भी आपको मांसाहारी दिखे वो आप लगा दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मांसाहारी। चलिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। क्या होता है? सूर्य, सूर्य से उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। तो आप इस तरह से देख लेंगे। सबसे पहले क्या होता है इसमें? आपका क्या दिया है? उत्पादक दिया है, उत्पादक के बाद अब घटक, अब घटक के बाद उपभोक्ता। तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उत्पादक के बाद क्या आना चाहिए? उपभोक्ता आना चाहिए। तो उत्पादक है सबसे पहले, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता है, ये ठीक है, फिर अब घटक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे उपभोक्ता है, उत्पादक है, क्योंकि उपभोक्ता पहले नहीं आ सकता, पहले उत्पादक आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे पर निर्भर करेंगे वो आपके शाकाहारी कहलाएंगे। यानी पेड़ पौधे पे कौन निर्भर करता है? जो हमने आपका डायग्राम बनाया था उसमें उत्पादक, उत्पादक के बाद क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो इसके ऊपर निर्भर करेंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके क्या कहलाएंगे? वो शाकाहारी कहलाएंगे। तो इसमें क्या दिया है? प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। तो उत्पादक तो नहीं होगा, उत्पादक है यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ये जो हमने वायुमंडल की क्लास की थी तो हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस की गैस है जो सबसे ज्यादा कितना होता है वायुमंडल में इसका? CO2, CO2 होता है आपका 0.03%, ठीक है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसके बारे में जब हम आगे की क्लास लेंगे तब उसमें हम पढ़ लेंगे ये लोग, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।